हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्किल मास्टर में। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं भारत स्किल क्वेश्चन बैंक फॉर ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी। ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी या फिर मैं यूं कहूं पीओटी के लिए, क्योंकि बच्चे काफी इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर पीओटी और ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी एक ही है या अलग अलग है। तो देखिए, बिल्कुल सेम है। नाम चेंज कर दिया गया है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। नाम चेंज क्यों किया गया? क्योंकि ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी ज्यादा थोड़ा सेंस करता है वोकेशनल एजुकेशन के अंदर। जब बात करते हैं हम ट्रेनिंग की, तो हम वोकेशनल ट्रेनिंग ले रहे हैं, जितने भी हम आईटीआई के हैं, इंडस्ट्री हैं, तो वोकेशनल ट्रेनिंग की जब बात हो रही है तो ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी थोड़ा ज्यादा सेंस करता है पीओटी के बजाय। पीओटी का क्या होता है भाई? प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, कि टीचिंग के क्या क्या सिद्धांत हैं, ठीक है। तो वही सेम थिंग है, ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी कह लो या फिर पीओटी कह लो, सेम चीज है, नाम चेंज कर दिया गया बस। बाकी सिलेबस सारा सेम है, टॉपिक सारे सेम है। तो हम बात करेंगे आज लेवल 2 की। लेवल 1 हमने पूरा डिस्कस कर लिया, ठीक है। टोटल 16 हमारे पास सेशन है, ठीक है, जो मैंने लाइव, कुछ लाइव लिए हैं, कुछ रिकॉर्डेड हैं, आप उनको देख सकते हो, ठीक है। 16 क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा नहीं है। जो पहले के सेशन वो 1 1 घंटे के हैं, उसके बाद आधा घंटा, 35 मिनट, 40 मिनट, इतने के हैं बस, ठीक है। तो आज से हम लेवल 2 डिस्कस करेंगे। तो लेवल 2 में भी कुछ यही 99 क्वेश्चन है, 10 सेशन इसके होंगे। तो डेली हम 10 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। डेली हो सकता है, एक दिन छोड़ के एक दिन हो सकता है, क्योंकि जूम पे भी क्लासेस होनी है आपकी। तो जैसा होगा वो आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मेरा नाम है सचिन सैनी, और आप हमारे इस यूट्यूब चैनल स्किल मास्टर को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन है वीडियोस के वो आपको मिलते रहें, ठीक है। भले वो जॉब से रिगार्डिंग हो, भले आपके एग्जाम से रिगार्डिंग हो, एडमिट कार्ड से रिगार्डिंग हो, रिजल्ट के रिगार्डिंग, कोई भी नोटिफिकेशन हो, कोई भी वीडियो हो, आपको मिलते रहे। जैसे मैंने बताया, 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, एक एक चीज डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आज मैंने थोड़ा कैमरा ऑन किया है, ठीक है, बिकॉज चेंज इज दी ओनली कांस्टेंट। ठीक, आपको पढ़ाया जाएगा पीओटी की यूनिट के अंदर ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टीचिंग ट्रेड? आपसे पूछा गया है, ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा एक टीचिंग ट्रेड नहीं है? ठीक है, ट्रेड क्या होता है? विशेषता। टीचिंग की विशेषता कौन सी नहीं है इनमें से? ऑप्शन नंबर 1, सब्जेक्ट मैटर। ऑप्शन नंबर 2, टीचिंग टेक्निक। ऑप्शन नंबर 3, सोशल टेक्निक। और ऑप्शन नंबर 4, मैनेजमेंट टेक्निक। तो क्या इसका राइट आंसर आएगा? जल्दी से बताइए। लाइव चैट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, ठीक है। अगर आप कमेंट नहीं कर पा रहे हो तो एक्चुअली आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए। कोई पैसे नहीं देने, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए, और जिसका राइट आंसर है वो मुझे बताइए, ठीक है। मैं सबके आंसर देखता हूँ लाइव क्लास के अंदर, कौन कौन राइट आंसर दे रहा है। सो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए, क्या इसका राइट आंसर आएगा? ओके, तो क्या इसका राइट आंसर आएगा? सोशल टेक्निक, ठीक है। बात किसकी की जा रही है? टीचिंग ट्रेड की, शिक्षण विशेषता की बात की जा रही है। कौन सा एक विशेषता नहीं है किसकी? टीचिंग की। क्या सब्जेक्ट मैटर एक टीचिंग ट्रेड नहीं है? बिल्कुल है। टीचिंग टेक्निक, क्या जो टीचिंग की टेक्निक है वो सब टीचिंग ट्रेड नहीं है, विशेषता नहीं है? बिल्कुल है। सोशल टेक्निक ना, बिल्कुल नहीं है। और जो फोर्थ है मैनेजमेंट टेक्निक, बच्चों को मैनेज करने में तो एक टेक्निक है ना, टीचिंग ट्रेड है, टीचिंग की विशेषता है। तो यही सब चीज। तो देखिए, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? सब्जेक्ट क्या है आपका? ट्रेनिंग मैथोलॉजी एक सब्जेक्ट है, ठीक है। पीओटी एक सब्जेक्ट है। आपका ट्रेड थ्योरी, कोई भी आप ट्रेड से हैं, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, फिटर, कोई भी ट्रेड हो, ठीक है, उस ट्रेड से आप हैं, और आप क्या कर रहे हो? बच्चों को पढ़ा रहे हो, ठीक है। आप सब्जेक्ट के अंदर माहिर हो, ठीक है। आपने उसमें एक जो डिग्री हासिल कर ली है, ठीक है, आप मास्टर बन चुके हो उसके। तो सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु जो है, सब्जेक्ट मैटर जो है, उसका आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ये एक टीचिंग विशेषता है, क्योंकि जब तक आपको खुद को टॉपिक क्लियर नहीं होगा ना, बच्चों को आप नहीं करवा सकते। काफी क्या होते हैं, मैंने देखा जब बच्चे प्रैक्टिस करते हैं शुरू शुरू में, तो इतनी नॉलेज नहीं होती चीजों की। क्या करते हैं, सामने बुक खोल लेते हैं, पीपीटी लगा ली, सामने बुक खोल ली, तो क्या करेंगे, उसमें से पढ़ पढ़ के बोलते रहेंगे कि हाँ, ये सब तो ना वो खुद भी पढ़ सकते हैं बच्चे, ठीक है। जो सामने बैठे हैं वो खुद भी पढ़ सकते हैं, पढ़ना उनको आता है। 10 साल 12 साल स्कूल में उन्होंने जो लगाए हैं ना, वो पढ़ने के लिए लगाए कि कैसे चीजों को पढ़ा जाता है। आपका काम क्या है? टीचर का काम क्या है? एक इंस्ट्रक्टर का काम क्या है? जो बुक के अंदर है उसको आसान भाषा के अंदर
बच्चों को एक्सप्लेन करना, ठीक है, विद एग्जाम्पल। जितने ज्यादा रिलेवेंट एग्जाम्पल आप दोगे ना, उतने ज्यादा बच्चे याद रख पाएंगे, ठीक है। जितनी आसान भाषा में आप बताओगे बच्चे समझ पाएंगे। जितने ज्यादा आप एग्जाम्पल दोगे ना, रिलेवेंट एग्जाम्पल, ऑन द ग्राउंड बेसिस, ऐसे एग्जाम्पल जो डेली यूज में होते हो, ठीक है, डेली लाइफ में उनके साथ होते हो, तो बच्चे ज्यादा याद रख पाएंगे उस चीज को, ठीक है। समझ कब पाएंगे, जब आप उसको क्या करोगे, ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करोगे। और याद कब रख पाएंगे, जब ज्यादा आप एग्जाम्पल दोगे। क्योंकि मान लो मैंने कोई एग्जाम्पल दिया कि आप अपनी ट्रेड से हो, ठीक है, और सब्जेक्ट मैटर में आप एक्सपर्ट हो, ठीक, कि जब शुरू शुरू में पढ़ाने बैठते हैं तो इतना ज्ञान नहीं होता है। जब भी पढ़ाने बैठोगे आपको याद आएगा कि हाँ, ये बात कही गई थी। क्योंकि आप वो डेली लाइफ में करने वाले हो, इंस्ट्रक्टर बन जाओगे ना, डेली लाइफ में करने वाले हो। तो यही सब चीज है, ठीक है। एग्जाम्पल ऐसे दो कि भैया बच्चे अच्छे से उसको याद रख पाए, ठीक है। समझाओ ऐसे, इसमें से पढ़ के। टीचिंग का मतलब क्या होता है, ट्रेड का मतलब क्या होता है, विशेषता। टीचिंग की विशेषता कौन कौन से, सारे ऑप्शन को समझाओ, जितनी भी चीजें हैं सारी समझाया करो, अच्छे से एक्सप्लेन किया करो, तभी बच्चे अच्छे से याद रख पाएंगे, वरना भूल जाएंगे। सो नेक्स्ट ऑप्शन था टीचिंग टेक्निक। कि टेक्निक कौन कौन सी होती है भैया। टेक्निक हो सकती है, डिस्टेंस लर्निंग होगी। डिस्टेंस लर्निंग में कौन कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, ऑडियो वीडियो यूज कर ली, ठीक है, वीडियो दिखा दिया आपको, क्वेश्चन पेपर दिखा दिया। उसके बाद जो फोटोज वगैरह हैं, हम ऑनलाइन फोटो वगैरह दिखा सकते हैं ना। क्लासरूम में थोड़ा मुश्किल होता है कि भाई व्हाइट बोर्ड पे दिखाना, ठीक है, लेकिन हम पीपीटी वगैरह यूज कर सकते हो। उसके लिए तो टेक्निक आप अलग अलग यूज कर सकते हो, ठीक है। कंप्यूटर एडेड लर्निंग यूज कर सकते हो आप, ताकि बच्चे ज्यादा अच्छे से सीख पाए, ठीक। देन उसके बाद मैनेजमेंट टेक्निक। मैनेजमेंट टेक्निक क्या होता है, मैनेज करना, किसको, बच्चों को मैनेज करना। मैनेज करना बहुत मुश्किल है बच्चों को, क्योंकि जैसे मान लो क्लास में 25 बच्चे हैं, 26 बच्चे हैं, तो उनको हर एक को संभालना, ठीक है। कोई शोर करता है तो उसको शोर करने से रोकना, कोई पढ़ नहीं रहा तो उसको मोटिवेट करना पढ़ने के लिए। तो मैनेज करना बहुत जरूरी है, ठीक है, और बेहद इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें किसके अंदर होनी चाहिए, एक इंस्ट्रक्टर के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। ये विशेषता होती है किसी टीचिंग की। लेकिन सोशल टेक्निक, ठीक है, लोगों से घुलना मिलना, सोशल टेक्निक टीचिंग टेट नहीं होती। ये गलत ऑप्शन यहाँ दिया गया, तो ऑप्शन नंबर 3 हम यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए जो सेकंड लेवल है ना भारतीय क्वेश्चन बैंक का, इसमें आपको ऐसे ही क्वेश्चन दिखेंगे, ठीक है। लेवल 1 आसान था, अब लेवल 2 से आप समझ पा रहे हो कि लेवल 2 हो गया थोड़ा ज्यादा मुश्किल होगा। तो बिल्कुल ही बहुत मुश्किल है। अगर हम इसको क्या करेंगे, एक तराजू में रखें, या फिर हम कहें कि इनको तुलना करें हम, तो ये लेवल 2 यहाँ पे और लेवल 2 यहाँ पे है, बहुत डिफरेंस दोनों के बीच में। ऐसे क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, तो थोड़ा समझना, ठीक है। जो लेवल 1 है उसमें से कुछ आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, 35 क्वेश्चन आएंगे। जो लेवल 2 उसमें से 15 या 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एक रेंज रहती है कि 15 से 20 क्वेश्चन आने वाले हैं लेवल 2 में से, 30 से 35 आएंगे लेवल 1 में से। तो ये याद रखिएगा, 15 क्वेश्चन जो होने वाले हैं, 15-20 जो क्वेश्चन है वो बहुत टफ होंगे, उनको उन पे ज्यादा टाइम दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा याद रखना, उनको अच्छे से समझना। तो सोशल टेक्निक इसका राइट आंसर आ जाएगा। लोगों से इंटरेक्ट करना टीचिंग टेक्निक नहीं होती, शिक्षण की विशेषता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 2, फिर से साइकोलॉजी के क्वेश्चन यहाँ पे आ गए। साइकोलॉजी इज द साइंस, जस्ट मिनट। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इट इंक्लूड स्टडिंग ह्यूमन बिहेवियर हैविंग 5 नॉन बेसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन बेस ऑफ साइकोलॉजी। आपसे पूछा गया है जो ह्यूमन साइकोलॉजी है ना, वो क्या है, साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि साइकोलॉजी को हम क्या कह सकते हैं, ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर की साइंस की, कैसे एक इंसान रिएक्ट करता है, ठीक है, कैसे एक इंसान बोलता है, चलता है, ठीक है, कैसे वो बिहेव करता है किसी सिचुएशन में, कैसे खाता है, कैसे पीता, सारी साइकोलॉजी इससे रिलेटेड, ठीक है। कैसे हम सोचते हैं, साइकोलॉजी ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड है। ये फर्स्ट लाइन हो गई। सेकंड है, इट इंक्लूड्स स्टडिंग ह्यूमन बिहेवियर हैविंग 5 नोन बेसिस। इसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है, स्टडिंग ह्यूमन बिहेवियर हैविंग 5 नोन बेसिस। 5 नॉन बेसिस होते हैं, देखिए 5 5 नॉन बेसिस होते हैं किसके, साइकोलॉजी के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट ए नॉन बेस ऑफ साइकोलॉजी। तो अब आपसे पूछा गया है कि जो 5 नॉन बेसिस हैं, उनमें से कौन सा एक बेस नहीं है, नॉन बेस नहीं है साइकोलॉजी का। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, फिजिकल, कल्चरल, पॉलिटिकल और इन्वायरमेंटल, ठीक है। फिजिकल, कल्चरल, पॉलिटिकल और इन्वायरमेंटल, इनमें से कौन सा 5 नॉन बेस नहीं है। 5 नॉन बेस होते हैं,
चार हमें दिए गए हैं, तीन सही है इसमें से, एक गलत है। कौन सा इसका गलत होगा वो मुझे बताइए। जल्दी से इसका आंसर कीजिए लाइव चैट बॉक्स पे, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। ओके, तो देखिए क्या इसका राइट आंसर आएगा, वो आएगा पॉलिटिकल। ठीक है, एक्चुअली मैं इसका आंसर ऐड करना भूल गया यहाँ पे, सो माफ कीजिएगा। मैं पीपीटी जो आपके शेयर करूंगा उसमें लिख दूंगा कि इसका जो पॉलिटिकल इसका राइट आंसर आएगा। कौन कौन से नॉन बेसिस होते हैं? सबसे पहला जो होता है वो होता है फिजिकल, यानी कि शारीरिक। ठीक है, कि मान लो किसी की जो हाइट होती है वो कम होती है, कोई मेरी तरह दुबला पतला सा होता है। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा हैवी होता है, फैट होता है उसके अंदर, और कोई मतलब अलग अलग, आप समझ रहे हो, सबकी अलग अलग सिचुएशन होती है, अपनी अपनी फिजिकल सिचुएशन होती है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग होती है। तो फर्स्ट तो ये हो गया, नॉन बेस हो गया, कि अगर मान लो कोई मोटा है तो उसको ज्यादा फैट है, उस इंसान के अंदर ज्यादा मोटा है, तो वो कैसे मतलब उसकी मनोदशा कैसी होगी? ज्यादा तो खाने के बारे में सोचेगा कि खाना मिल जाए कहीं से, बस भूख लगी है, ज्यादा टाइम खाने के बारे में सोचते हैं, है ना। देन उसके बाद कल्चरल, सांस्कृतिक, जैसे मान लो आप अलग अलग एरिया से हैं। कौन कौन से एरिया से हैं आप हिमाचल से हैं, हरियाणा, सबकी अपनी अपनी संस्कृति है। ठीक है, एक जगह पे जो पूजा वगैरह की जाती है वो अलग होती है। ठीक है, एक जगह पे मांसाहार खाना वर्जित है, बिल्कुल गलत है। दूसरी जगह पे खाना मतलब नॉन वेज खाना वो नॉर्मल है ना। तो वैसे, तो ये सब चीज, तो उसके बाद है पॉलिटिकल। जैसे मैंने बताया, इसका राइट आंसर क्या आएगा? पॉलिटिकल आएगा। तो पॉलिटिकल कोई भी एक फाइव नॉन बेसिस में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ ये ऑप्शन हम इसको चूज कर लेंगे। उसके बाद इन्वायरमेंटल। ठीक है, इन्वायरमेंटल, इन्वायरमेंट जो है वो अलग अलग हो सकता है। तो ये जो पांच नॉन बेसिस है ये इसी प्रकार से है। ठीक है, इसी प्रकार आपके जो पांच नॉन बेसिस होते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ डेलिब्रेट लर्निंग? क्या पूछा गया है? इनमें से कौन सा एक डेलिब्रेट लर्निंग का प्रकार नहीं है? डेलिब्रेट लर्निंग क्या होती है? जानबूझकर, मतलब अच्छे से। ठीक है, जानबूझकर लर्निंग यानी कि अच्छे से पढ़ना, यानी कि जो चीजें याद रहे। ठीक है, तो क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ डेलिब्रेट लर्निंग? डेलिब्रेट लर्निंग का कौन सा एक टाइप नहीं है? क्या रोट लर्निंग नहीं है, ट्रायल एंड एरर लर्निंग नहीं है, रैशनल लर्निंग नहीं है, या ई रैशनल लर्निंग नहीं है? तो क्या इसका राइट आंसर आएगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। ओके, तो देखिए इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा। पहले उसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं चार ऑप्शंस का मीनिंग क्या है। ठीक है, फर्स्ट, डेलिब्रेट। ठीक है, गूगल ऐसे ही करता है, पहले क्या कहेगा? जानबूझ के लिख देगा, क्योंकि वो पूरी लाइन के साथ थी। आप डेलिब्रेट वैसे देखो तो इसका क्या मतलब होता है? विचार। ठीक है, डेलिब्रेट मतलब विचार करके। ठीक है, अच्छे से पढ़ना किसी चीज को, वो आपका क्या होता है? डेलिब्रेट लर्निंग होता है। ठीक है, ओके। तो डेलिब्रेट लर्निंग का कौन सा एक प्रकार नहीं होता विचार करके जिसमें ना पढ़ा जाए? वो कौन सी लर्निंग होती है? सबसे पहले ऑप्शन था रोड लर्निंग। रोड लर्निंग क्या होती है? रोड लर्निंग इज ए मेमोराइजेशन टेक्निक बेस्ड ऑन रिपीटेशन। ठीक है, रोड लर्निंग भैया क्या होती है? रट्टे मारना। ठीक है, यहाँ तो रोड लर्निंग कह दिया, हिंदी में क्या कहते हैं? रट्टे मारते हैं ना, कि भैया बार बार बच्चे क्या करेंगे? रोट लर्निंग, रोट लर्निंग, रोट लर्निंग, ऐसे करके उसका ऑप्शन जो है ना, जो राइट आंसर है उसका, वो याद कर लिया। ये क्वेश्चन आएगा, ये आंसर हमने चेप देना है। बार बार रिपीट कर करके पढ़ पढ़ के उसको आप क्या कर रहे हो? रट्टे मार रहे हो। ठीक है, जैसे शुरू शुरू में आपको रट्टे मरवाए जाते हैं ना, कि जो काउंटिंग वगैरह होती है वो याद कीजिए। ठीक है, रट्टे मरवाए जाते हैं ताकि आप याद रख सको, वो पूरी चीज अच्छे से याद हो जाए आपको। ठीक है, तो यही होती है रोट लर्निंग, रट्टे मारना।
ठीक है, बारी बारी किसी चीज को पढ़ना और उसको याद करना, ये एक टेक्निक है किसी चीज को ज्यादा आसानी से याद रखने की। ठीक है, जल्दी याद करने की और जल्दी से मतलब उसको जल्दी सीखने की। उसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या था? रैशनल लर्निंग। रैशनल लर्निंग क्या होती है? रैशनल लर्निंग मीनिंगफुल लर्निंग दैट इन्वॉल्व अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्निंग मटेरियल एंड द रिलेशनशिप बिटवीन दी इट्स कंपोनेंट। रेशनल लर्निंग क्या होती है? अच्छे से पढ़ना, पूरी चीज का क्लियर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पूरा आपने लेसन पढ़ा। ठीक है, पूरी अंडरस्टैंडिंग है, जैसे आपने पूरी यूनिट पढ़ी है, पूरा चैप्टर पढ़ा, अच्छे से उसको समझा, हर चीज की अंडरस्टैंडिंग होना, छोटी छोटी बात की, हर एक वर्ड की अंडरस्टैंडिंग होना, वो रैशनल लर्निंग कहलाती है। ठीक है, तो ये भी क्या हो, डेलिबरेट लर्निंग हो गया। देन उसके बाद ट्रायल एंड एरर लर्निंग। ये क्या होती है भैया? ट्रायल एंड एरर लर्निंग कि इसमें क्या होता है, आप कोई काम कर रहे हो, जैसे एक थ्योरी बनी है ना ट्रायल एंड एरर लर्निंग में, कि आप कोई काम कर रहे हो। इसका एक एग्जांपल था कि बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दिया गया। ठीक है, जैसा आप ये देख पा रहे हो ना, छोटा सा आपको दिख रहा होगा, बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दिया गया और गेट बंद कर दिया गया बाहर से। अब उस गेट को खोलने के लिए ना अंदर एक की लगा लो। ठीक है, एक रस्सी टांग दी गई डब्बे के अंदर ही, बॉक्स के अंदर ही, ये जैसे देख पा रहे हो ना, छोटी सी रस्सी है। ठीक है, ये वाली। तो ये रस्सी यहाँ से टांग दी गई और इसको, बिल्ली को खुद से सीखना था कि किसको इसको खोलना है। उसे नहीं पता ही कोई रस्सी टांगी गई है, उसको हम बता तो नहीं सकते ना सिर्फ कि हाँ वहां जाके रस्सी है, उसको खींचोगे तो खुल जाएगा। बिल्ली को, उस कैट को क्या करना था? उस रस्सी को खींचना था और गेट खुल जाना था। तो इसमें क्या हुआ, पहली बार जब बिल्ली को अंदर डाला गया, कैट को अंदर डाला गया, तो उसने थोड़ा हाथ पैर मारे कि भैया कहाँ से खुलेगा। जैसे उसकी रस्सी हाथ में उसने खींच दिया, बिल्ली बाहर आ गई। अब बिल्ली समझ चुकी थी, वो कैट समझ चुकी थी कि बाहर कैसे आना है, निकलना कैसे पिंजरे से। दूसरी बार उसको जब पिंजरे में डाला गया, बॉक्स में डाला गया, तो क्या हुआ, उसने आराम से जाके सीधा कि यहाँ से कोई रस्सी थी, रोप थी, उसको खींच दिया। तीसरी बार डाला तो बिल्कुल उसको पता चल चुका था कि कैसे वो कार्य करना है, कैसे वो काम करना है। क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि ऐसे जाके ये काम होता है। एक्सपेरिमेंट करना। ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया उसने कि ये क्या ऐसे खुल सकता है। उसने जैसे रस्सी हाथ में है वो खुल के, उसको पता चल गया कि रस्सी खींचने से गेट खुल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है ट्रायल एंड एरर लर्निंग। ट्रायल किया आपने, कभी पास हो गए, एरर कभी फेल हो गए। ठीक है, आप अपनी गलतियों से भी सीख रहे हो। ठीक है, और आप चीजों से भी सीख रहे हो, तो यही होता है ट्रायल एंड एरर लर्निंग। तो इसमें ही पूरा नॉलेज होता है चीजों का, तो ये डेलिबरेट लर्निंग के अंदर आ जाएगा। कौन सा नहीं आएगा? इरेशनल लर्निंग। ठीक है, क्या ऑप्शन बच गया? आप समझ पा रहे हो रैशनल लर्निंग और इरेशनल लर्निंग में फर्क क्या होता है? रैशनल लर्निंग जिसमें पूरा सोच समझ के पढ़ा जाए उसको, ठीक है, अच्छे से पढ़ा जाए। इरेशनल लर्निंग जिसमें कोई विचार ना किया जाए, ठीक है, कोई तर्कहीन हो, स्टडी कोई मतलब ही नहीं बन रहा उसका, आप ऐसे ही पढ़े जा रहे हो। ठीक है, जैसे कि मैंने पढ़ लिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ डेलिबरेट लर्निंग, मेरे को इसका मतलब ही नहीं पता, ऐसे मैं बोले जा रहा हूँ, ऐसे आप पढ़े जा रहे हो, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं किया कि डेलिबरेट लर्निंग क्या होता है। बिना उसके आपको बता दिया, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, आपने आंसर दे दिया, जस्ट राइट आंसर देख के बाहर स्किल में से हो गया काम। यही होता है इरेशनल लर्निंग, बिना सोचे समझे, बिना किसी तर्क के पढ़ना। ठीक है, यही है इरेशनल लर्निंग, तर्कहीन लर्निंग। ओके, अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकता है। ठीक है, आप मैसेज कीजिए, आपका जो आंसर है वो नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट शुड बी लेटरिंग साइज फॉर द मेन हेडिंग व्हाइल राइटिंग ऑन ए चाक बोर्ड? ठीक है, एक चाक बोर्ड पे लिखने के टाइम, व्हाइट बोर्ड भी यूज कर सकते हो चाक बोर्ड की जगह आप। व्हाट शुड बी लेटरिंग साइज फॉर द मेन हेडलाइन? अब मेन हेडलाइन है, उसको लिखने के लिए आप कितना साइज यूज करोगे? ठीक है, कितना साइज होना चाहिए आपके टेक्स्ट का, जो आप लिख रहे हो उसका कितनी हाइट होनी चाहिए? 50 से 60 mm, 30 से 40 mm, 25 से 30 mm, या 10 से 20 mm? क्या इसका साइज होने वाला है वो आप बताइए। ABCD, जो सबसे बड़ी मेन हेडलाइन होती है उसका साइज क्या रहेगा वो आपने बताना है। जल्दी से कमेंट कर दीजिए क्या इसका राइट आंसर आएगा, ज्यादा टाइम हम नहीं लेने वाले क्लास के अंदर, तो जल्दी से कमेंट कीजिए क्या इसका राइट आंसर आएगा। ओके, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 50 to 60 mm। ठीक है,
50 to 60 mm इज द राइट आंसर। अगर मेन हेडलाइन आपने लिखनी है तो उसका जो एस्टिमेट, अंदाजे से, ठीक है, एस्टिमेट जो साइज होना चाहिए वो 50 to 60 mm होना चाहिए। ये डिपेंड करता है आपकी क्लास साइज पे। जैसे आप देख पा रहे हो सामने पीछे व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या करना है, आपने जो मेन हेडलाइन लिख रहे हो आप, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चे, जो सबसे पीछे वाला बच्चा बैठा है, ठीक है, जो सबसे पीछे वाले डेस्क पे जो स्टूडेंट है उसको साफ दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है, ठीक है। आप कंफर्मेशन ले लीजिए, आपकी क्लास है, आप पूछ सकते हो कि सबको दिखाई दे रहा है, पीछे तक दिखाई दे रहा है तो ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा तो थोड़ा और बड़ा कर दीजिए, ठीक है। और जो मेन हेडलाइन है वो हमेशा कैपिटल वर्ड में लिखनी चाहिए, ठीक है। स्मॉल लेटर में किसी ने लिखनी, कैपिटल लेटर के अंदर हमेशा आपने लिखनी होती है हेडलाइन। 50 से 60 mm उसकी हाइट होनी चाहिए, यानी कि 5 से 6 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 से 6 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए आपकी ये जो हेडलाइन, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हब एंड स्पोक स्कीम ऑफ डीजीटी इज। जो मेन ऑब्जेक्टिव है हब एंड स्पोक स्कीम का, जो डीजीटी के द्वारा बनाई गई है, उसका क्या है, ठीक है। इज मतलब आप आगे कंटिन्यू करना है। इज टू ट्रेन द ट्रेनर विद द लेटेस्ट चेंजेस इन द सिलेबस थ्रू द टेक्नोलॉजी। इज cheaper program to train more numbers of the training. Is to satisfy the educational need of the trainer and student. Is to providing training by covering large area of the country. क्या इसका आंसर आएगा? एक दो तीन चार जल्दी से कमेंट कीजिए। पहला ऑप्शन क्या है कि जो ट्रेनर्स है उनको ट्रेन करना, जो लेटेस्ट चेंजेस आते हैं सिलेबस के अंदर टेक्नोलॉजी के द्वारा, ठीक है। या फिर एक चीपर प्रोग्राम बना दिया कि ज्यादा ज्यादा ट्रेनर को ट्रेन किया जाए। या फिर जो एजुकेशनल सेटिस्फेक्शन है वो पूरी की जाए ट्रेनर और स्टूडेंट की, उसके लिए बनाया गया है। या फिर जो पूरे एक लार्ज एरिया के अंदर ना ट्रेनिंग देना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। क्या इसका मेन ऑब्जेक्टिव है वो मुझे बताइए। एक दो तीन चार, क्या इसका राइट आंसर आएगा? ओके, सो क्या इसका राइट आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर वन, टू ट्रेन द ट्रेनर विद द लेटेस्ट चेंज इन दिस सिलेबस थ्रू टेक्नोलॉजी। देखिए, हब एंड स्पोक तो अभी आया है, उससे पहले क्या होता था, जो सी स्टार आई है उनको ट्रेनिंग देती थी। सिलेबस बनाना किसका काम है? सी स्टार आई का काम है। मैंने बताया था जो डेमो क्लास थी पीओटी की, उसमें बताया था सी स्टार का क्या काम है, कि भैया सिलेबस बनाना सी स्टार आई का काम है। सी स्टार आई जो कोलकाता में है, ठीक है, उसका काम था ट्रेनर्स को ट्रेन करना नए नए सिलेबस में। सिलेबस बनाता भी था और जो सिलेबस में चेंजेस आ रहे हैं ना, नए नए जो सिलेबस आ रहे हैं उसके लिए भी ट्रेन करना सी स्टार का काम था, ठीक है। लेकिन अब क्या कर दिया कि जब ट्रैवल करते थे ना, 15-20 दिन की तो छुट्टियां वैसे हो जाती थी, टीचर एक तो एब्सेंट हो रहा है, सेकंड उनका खर्चा, ठीक है, ट्रैवल करना, बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारे बैरियर्स थे। तो क्या किया गया, हब एंड स्पोक प्रोग्राम बना दिया गया। ऑनलाइन क्लासेस होती हैं टीचर्स के लिए, आईटीआई जो टीचर्स हैं उनके लिए ये ट्रेनिंग होती है, ठीक है। किन के द्वारा? एनएसटीआई के जो टीचर है, ठीक है, एनएसटीआई के जो ट्रेनिंग ऑफिसर है, या फिर सी स्टार आई के अंदर जो ऑफिसर्स है, उनके द्वारा ट्रेनिंग होती है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है उसके लिए, ठीक है। लेटेस्ट जो सिलेबस है, जो चेंजेस है टेक्नोलॉजी में, उनके द्वारा बताया जाता है किसको? ट्रेनर्स को। किनको? आईटीआई के इंस्ट्रक्टर्स को, ठीक है। तो यही हब एंड स्पोक का मेन मिशन था कि उनको डिस्टेंस लर्निंग के द्वारा ही पूरी ट्रेनिंग दे दी जाए। एक तो आने जाने का टाइम बच जाएगा, ट्रेनिंग का जो खर्चा होगा वो बच जाएगा, रहने पीने का सारा खर्चा होता है ना वो सब बच जाएगा। तो इससे क्या होगा, आप ज्यादा अच्छे से सिखा पाओगे ट्रेनर्स को, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग के बारे में आपको बताया था। सो कितने स्टेप होते हैं माइक्रो टीचिंग के अंदर, ये आपने बताने। 3 4 5 या 6, कितने स्टेप होंगे माइक्रो टीचिंग के अंदर? जल्दी से आंसर कर दीजिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको पता है क्या इसका राइट आंसर आएगा। तो जल्दी से बताइए क्या इसका राइट आंसर है, 3 4 5 या 6? क्या इसका राइट आंसर आएगा? ओके, तो देखिए इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 6। देर आर 6 स्टेप्स इन माइक्रो टीचिंग। कौन कौन से? प्लानिंग, टीचिंग, फीडबैक, रीप्लानिंग, रीटीचिंग और रीफीडबैक। 1 2 3 4 5 और 6,
ठीक है, 1 2 3 4 और 5 और 6, ये 6 कौन से हो गए आपके स्टेप्स हो गए। यही क्वेश्चन था, कितने स्टेप होते हैं माइक्रो टीचिंग के अंदर, तो 6 स्टेप होते हैं माइक्रो टीचिंग के अंदर। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। सबसे पहले आप क्या करते हो, अपने घर में बैठ के, अपने ऑफिस में बैठ के, कहीं भी बैठ के प्लानिंग करते हो। ठीक है, अपनी क्लास में बैठ के प्लानिंग करते हो, और उसके बाद क्लासरूम में जाके 5 से 10 मिनट आप टीचिंग करते हो। ठीक है, अब उस टीचिंग के बेस पे जो आपने टीच किया है, आपके जो सामने प्रिंसिपल है, ट्रेनिंग ऑफिसर है, कोई भी है, वो आपको फीडबैक देगा कि आप गेस्चर पोस्टर का यूज कीजिए, व्हाइट बोर्ड का ढंग से इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, या फिर जो आपने जो टीचिंग एड है वो यूज किया, वो अच्छे से बनाइए। ठीक है, ये फीडबैक हो गया। वो फीडबैक मिलने के बाद आप दोबारा प्लानिंग करोगे कैसे मैंने पढ़ाना है। ठीक है, फीडबैक आपको दे दिया, आप दोबारा प्लानिंग करोगे। रीप्लानिंग के बाद रीटीचिंग होगी, दोबारा टीच करोगे आप। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, रीफीडबैक। ठीक, कि दोबारा आपने टीचिंग की, फिर से आपको फीडबैक दिया जाएगा, और ये सर्कल दोबारा चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही ये जो माइक्रो टीचिंग है वो होती है। सबसे पहले आप प्लानिंग करोगे 3 4 5 घंटे जितने भी लेने हैं, उसके बाद टीचिंग, उसके बाद फीडबैक, रीप्लानिंग, रीटीचिंग, रीफीडबैक, प्लानिंग, टीचिंग, फीडबैक, रीप्लानिंग, रीटीचिंग, रीफीडबैक। तो ये होता है सर्कल, होता है जो माइक्रो टीचिंग का सर्कल जो होता है। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। जो 4th यूनिट है, प्लानिंग फॉर द इंस्ट्रक्शंस, उसके अंदर आपको पढ़ाया जाएगा। अगर आपने जूम क्लासेस नहीं की है अटेंड, तो आप कर सकते हो, अभी भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट वन इज द मेजर बैरियर टू इफेक्ट टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट करने के लिए कौन सा सबसे बड़ा बैरियर है। ठीक है, ऑप्शन है प्रोस्क्रिनेशन, टाल मटोल, लैक ऑफ मनी, पैसों की कमी, लैक ऑफ टाइम, समय की कमी, या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की कमी। क्या इसका राइट आंसर आएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए लाइव चैट बॉक्स में, व्हाट इज द राइट आंसर। क्या इसका सही आंसर आएगा, जल्दी से मुझे बता दीजिए। ओके, क्या इसका राइट आंसर आएगा, देखने से पता चल रहा है। टाइम मैनेजमेंट में क्या पैसों की कमी से टाइम मैनेजमेंट होगा, नहीं, गलत नहीं होगा, इफेक्टिव बैरियर नहीं है ये। ठीक है, पैसों की कमी है तब भी आप टाइम अच्छे से मैनेज कर पाओगे। ठीक है, लैक ऑफ टाइम, क्या टाइम की कमी से आप टाइम जो बैरियर है, क्या टाइम आप मैनेज नहीं कर पाओगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, थोड़े टाइम में भी आप उसको मैनेज कर सकते हो। टाइम को तो मैनेज करना है ना, तो ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। थर्ड जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, अगर किसी को कॉन्फिडेंस की कमी है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो क्या वो टाइम मैनेज नहीं कर पाएगा, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर कोई टाल मटोल करता है तो वो बिल्कुल बैरियर है। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट में अगर आप टाल मटोल करते हो तो वो बिल्कुल गलत चीज है। ठीक है, आपने टाल मटोल नहीं करनी है किसी भी काम के लिए, तो प्रोस्किनेशन, टाल मटोल इज द राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। टाल मटोल करोगे तो सारा काम गड़बड़ हो जाएगा, टाइम अच्छे से इफेक्टिव मैनेजमेंट आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले भी आपको बताया था लेवल 1 के अंदर कि भैया सर्च इंजन और जो ब्राउजरों में क्या डिफरेंस होता है। सर्च इंजन कौन सा नहीं है, जल्दी से बता दीजिए। फायरफॉक्स, गूगल, याहू और बिंग, इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है, जल्दी से बताइए, व्हाट इज द राइट आंसर। ओके, क्या इसका राइट आंसर आएगा, द राइट आंसर इज फायरफॉक्स। ठीक है, फायरफॉक्स इज ए ब्राउजर, नॉट ए सर्च इंजन, फायरफॉक्स इज ए ब्राउजर। तो देखिए जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सारे क्या है, एक सर्च इंजन है। गूगल एक सर्च इंजन है, याहू एक सर्च इंजन है, बिंग एक सर्च इंजन है। गूगल एक कंपनी है, आप सबको पता है, सबसे बड़ी कंपनी है। याहू, याहू भी एक कंपनी है जिसके और भी मटेरियल्स है, वेबसाइट वगैरह है। ठीक है, और बिंग जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है उनके लिए जो सर्च इंजन है वो डिफॉल्ट सर्च इंजन बिंग है। ठीक है, वो याद रखिए, माइक्रोसॉफ्ट जो विंडो है उसका जो सर्च इंजन है वो कौन सा है, बिंग है। गूगल और याहू खुद में एक कंपनी है, और फायरफॉक्स क्या है,
मोजिला फायरफॉक्स एक ब्राउजर है, इंटरनेट ब्राउज करने के लिए आप इसका यूज करते हो। जैसे आप यूसी ब्राउजर का यूज करते हो ना इंटरनेट चलाने के लिए, उसी तरह फायरफॉक्स आप यूज कर सकते हो इंटरनेट एक्सप्लोर करने के लिए, इंटरनेट को चलाने के लिए। ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू द फोर स्टेप मेथड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ प्रिपेयरिंग। ध्यान से पढ़िएगा, फोर स्टेप मेथड के अकॉर्डिंग कौन सा इन चारों ऑप्शन में से कंपोनेंट नहीं है प्रिपरेशन का। ठीक है, प्रिपरेशन जो स्टेप है उसका कंपोनेंट कौन सा नहीं है फोर स्टेप मेथड के अंदर। ऑप्शंस है टेस्ट ट्रेनी परफॉर्मेंस, आस्क क्वेश्चंस, रिलेट टू प्रीवियस लेसंस, इंडिकेट फ्यूचर नीड्स। क्या इसका राइट आंसर आएगा? जल्दी से कमेंट कीजिए, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। आप समझ सकते हो, अगर आपको फोर स्टेप मेथड अच्छे से क्लियर है कि कौन कौन से होते हैं तो आप बिल्कुल आसानी से आंसर दे दोगे, लेकिन अगर आपको क्लियर नहीं है तो आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या इसका राइट आंसर आएगा? जल्दी से बताइए। ओके, क्या इसका राइट आंसर आएगा? द राइट आंसर इज द टेस्ट ट्रेनी परफॉर्मेंस। टेस्ट ट्रेनी परफॉर्मेंस इज द राइट आंसर। बात किसकी की जा रही है? बात यहाँ प्रिपरेशन की जा रही है, तैयारी की जा रही है। चार स्टेप मेथड होते हैं ना, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन एंड टेस्टिंग। तो टेस्टिंग के अंदर टेस्ट को परफॉर्म करेंगे, टेस्ट तो फोर्थ मेथड स्टेप में लेंगे ना, फर्स्ट स्टेप में यानी प्रिपरेशन में तो हम टेस्ट नहीं ले लेंगे। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा क्या? टेस्ट ट्रेनी परफॉर्मेंस। बाकी तीन ऑप्शन को देखते हैं। प्रिपरेशन के अंदर हम क्या करते हैं? क्वेश्चन पूछते हैं, प्रीवियस लेसन से क्वेश्चन हम पूछते हैं ना, उसके बाद प्रीवियस लेसन से रिलेट भी करते हैं कि पिछले में ये पढ़ाया था, उसके आगे मैं आज ये पढ़ाने वाला हूँ। देन उसके बाद इंडिकेट फ्यूचर नीड, कि फ्यूचर में क्या क्या नीड हो सकती है। मोटिवेट भी आप करते हो प्रिपरेशन के अंदर। तो यही सब इसका राइट आंसर आ जाएगा। टेस्ट ट्रेनी परफॉर्मेंस फोर्थ स्टेप में आएगा, यानी कि टेस्टिंग के अंदर आएगा, या वैल्यूएशन में आएगा, प्रिपरेशन में नहीं आएगा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा। ठीक है, और एक चीज और बता दूं, क्लासेस शुरू हो चुकी हैं ऑलरेडी जूम पे। ठीक है, शाम को 6 बजे का हमने टाइम रखा है, 6 से 7, 7:30, 1.5 घंटा जो भी टाइमिंग होगा। ठीक है, उस हिसाब से क्लास चलेंगी। पूरी यूनिट आपको कवर करवाई जाएगी, 14 की 14 यूनिट 3 महीने में आपको कवर करवाई जाएगी। उसके बाद टाइम बचेगा एग्जाम के लिए, तो आपको जो निमी के क्वेश्चन बैंक है वो करवाए जाएंगे, जो लेसन प्लान वगैरह पढ़ाया जाएगा, ओल्ड क्वेश्चन बैंक है वो करवाया जाएगा, और साथ साथ लाइव क्लासेस आपकी जूम पे चलेंगी। साथ के साथ आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। कोई ज्यादा फीस नहीं है। टीएम करने के लिए 750 रुपये आपको पे करने हैं एक टाइम के लिए। ठीक है, एक टाइम आपको पे करने हैं, उसके बाद आपको कोई फी पे नहीं करनी है। ठीक, सो आप पे कर सकते हो क्लासेस वगैरह के लिए और ज्वाइन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंस्ट्रक्टर। आपसे पूछा गया है कौन सा एलिमेंट नहीं है इंस्ट्रक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जिम्मेवारियों का। तो ऑप्शंस है फाइनेंस, इंडिविजुअल लर्नर, एडमिनिस्ट्रेशन और इंडस्ट्री। क्या इसका राइट आंसर आएगा? ओके, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा? फाइनेंस, यानी कि वित्त। देखिए, इंडिविजुअल लर्नर, हर एक विद्यार्थी पे समय देना, टाइम देना किसका एलिमेंट है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंस्ट्रक्टर की बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो प्रिंसिपल वगैरह हैं उनसे जो बातचीत करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंस्ट्रक्टर की। और इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं वो भी देखना एक इंस्ट्रक्टर का फर्ज है, लेकिन फाइनेंस के बारे में देखना इंस्ट्रक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंस्ट्रक्टर का फर्ज नहीं है। तो फाइनेंस इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑलमोस्ट आधे घंटे क्लास हो चुकी है। ठीक है, इतना ही टाइम मिलता है रिकॉर्ड करने को। सो आप लेसन प्लान डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, मॉक टेस्ट अटेंड कर सकते हो। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और आप हमारे यूट्यूब चैनल स्किल मास्टर को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, आपको उसका आंसर मिल जाएगा, आपके डाउट सारे क्लियर किए जाएंगे। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं क्लासेस तो डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हो, नंबर 8570068288। ठीक है, 85 768 288 ये नंबर है मेरा, आप मुझे इस पे कॉल कर सकते हो किसी भी टाइम। ठीक है, तो मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।